गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। शिव राध्या IAS अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण के क्वेश्चनों को लेकर आपके आए हैं। यहाँ पर QLP प्रोग्राम चलाया जा रहा है। QLP प्रोग्राम में कई सारे टेस्ट हो चुके हैं। उसके जो हैं आप लोगों को अनुभवी टीचरों के द्वारा विश्लेषण कराया जा चुका है। आज आप लोगों का पर्यावरण का टॉपिक आया है, आप लोगों के समकक्ष रखा गया है। जो पर्यावरण का टेस्ट हुआ है उसी संबंधित हम लोग क्वेश्चनों को आज डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, टाइम ना खराब करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन है, जो पर्यावरण से क्या से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है केवल जैविक घटक होते हैं, केवल अजैविक घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भी अगर केवल शब्द ना लिखा होता तो ऑप्शन ए भी सही हो जाता, ऑप्शन बी भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे केवल लिख के इस दोनों ऑप्शन को गलत कर दिया। ऑप्शन इसमें से सी सही होगा कि जो पर्यावरण होता है जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों से मिलकर निर्मित हुआ होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा? सी। इसके बाद देखें पर्यावरण पर अगला क्वेश्चन पे आइए आप लोग। पर्यावरण पर प्रथम मानव पर्यावरण संयुक्त सम्मेलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इन कथनों पर विचार करना है। कथन पहला देखिए, कथन फर्स्ट क्या कह रहा है? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून से 16 जून 1972 में हुआ। ये सही है कि पहला मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून से लेकर 16 जून को हुआ था, 1972 में हुआ था। ये सही है। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दूसरा कथन देखते हैं हम लोग। कथन 2, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन स्वीडन की राजधानी सोफिया में हुआ था। बेटा देखो यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्वीडन में तो हुआ था, लेकिन स्वीडन की राजधानी कहाँ? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। सोफिया बेटा किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी? बुल्गारिया की। किसकी राजधानी है? बुल्गारिया की। इसलिए यह कथन गलत हो गया। स्वीडन जो लिख दिया स्वीडन की राजधानी सोफिया है, यहीं पे गलती हो गई। स्वीडन की राजधानी अगर लिख दिया होता कि स्वीडन की राजधानी कहाँ? स्टॉकहोम, तो ये सही हो गया होता। तो आप देखिए कथन 2 गलत हो गया, ऐसे काट दिया जाता है। अगले बात कथन 3 पे आएंगे। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? हाँ, काफी लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, कथन 3 देखिए, इस सम्मेलन के बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। वेरी गुड, सही है, ये भी कथन सही है। तो आप मुझसे पूछा था उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं मतलब सत्य है। असत्य नहीं है का मतलब ये सत्य है। सत्य कौन कौन सा था? आपने 1 और 3 ऑप्शन में आओ, 1 और 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोगों को सही हुआ है? सही हुआ बताइए। क्लास में जितने लोग बैठे हैं आप लोग बताइए, सही हुआ ना आप लोगों का? सही हुआ। अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित कथनों पर विचार करें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यही था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। वेरी गुड, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो क्या पूछा? असत्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ऐसे यूपीएससी यूपीपीसीएस आपके दिमाग के साथ खेलती है। बच्चा असत्य को समझ लेता है हिंदी मीडियम में, लेकिन नहीं पढ़ता। असत्य नहीं तो मतलब क्या है? सत्य है। इसमें से क्या सत्य है? तो हमने पढ़ा सत्य ये भी है, ये भी है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी कोटे डी आइवर। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था, सबको पता है। इसकी जो मेजबान कंट्री, विश्व पर्यावरण दिवस में आपको 3 चीजें ध्यान रखना होगा कि किस दिन मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, और हर साल कोई न कोई ऐसी कंट्री होती है
जो उसकी मेजबानी करती है। जैसे 2023 में मेजबानी किया था कोर्ट डी आइवर, ठीक, तो ये सही यहाँ तक है, द्वारा किया गया, जो एक यूरोपीय देश है, यहीं पे देखो, जो एक यूरोपीय देश नहीं, कोर्ट डी आइवर यूरोपीय देश नहीं, एक अफ्रीकी देश है। कैसा है? अफ्रीकी देश है। अब इसको ऐसे काट दिया था, इसका मतलब ये गलत है। आगे फिर ध्यान चला जाए, अगला देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में अगला जो कथन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी इस वर्ष होना चाहिए, इस वर्ष सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। ये सही है बेटा, सऊदी अरब, याद कर लेना कि जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगी। इसकी थीम भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम है इसकी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग ये जो थीम है वो विश्व पर्यावरण दिवस की याद कर लीजिएगा, आप दिमाग को बैठा लीजिएगा। आप लोगों को याद है, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन सही हुआ था, क्लास में काफी लोग बैठे हुए, बताइए आप लोगों सही हुआ था? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो इसमें क्या पूछा था, कौन असत्य है? तो आपने देखा पहला वाला असत्य था, उसे हमने क्रॉस किया था क्योंकि, और दूसरा वाला सही है, तो इसमें असत्य पूछा, गलत पूछा है। गलत कौन सा है आप लोगों? केवल एक। ऐसे सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन दिमाग के साथ आपको खेलने के लिए यूपीएससी की तरह सेट किया गया है, ताकि आयोग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो बहुत दिमाग से आप लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किस पदार्थ को दिया जाता है? इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ को, पर्यावरण के प्रतिकूल पदार्थ को, शाकाहारी पदार्थ को, मांसाहारी पदार्थ को। तो आप लोग जानते हैं इको मार्क जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया 1991 में। ये जो दिया जाता है पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ को, ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण के प्रति इको फ्रेंडली हो, जिनसे पर्यावरण में नुकसान ना हो। जैसे एग्जाम्पल देखना हो, जैसे अगर गाय का दूध है, दूध से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा तो उसको इको मार्क मिल जाएगा। इसके अलावा अगर एसिड है, कोई केमिकल है जो जहां गिरेगा वहां पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देगा, तो उसे इको मार्क का लेबल नहीं दिया जाएगा। वेरी गुड, आगे चलिए, आप लोग सही हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? आप लोगों ने बताइए आप लोग, नीला, लाल, हरा, बैगनी। वेरी गुड, आंसर आ रहा है यहाँ पे क्लास में बैठे हुए काफी लोगों का, कम से कम देख रहा हूँ 70-80 लोगों का आंसर सही आ रहा है, लाल। वेरी गुड, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन का ये, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होते हैं? आप लोग बताइए, क्लोरोफिल, जाइलम होना चाहिए था, फ्लोएम होना चाहिए था, कोशिकी द्रव्य, बताइए कहाँ पे होगा? क्लोरोफिल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नागेंद्र बहुत अच्छा आंसर बताएं आप, बहुत सही, आपका अच्छा आंसर है। आगे चलिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करते हैं? नीला, लाल, हरा, बैगनी, किस रंग को? वेरी गुड, नीले रंग को। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है नागेंद्र के द्वारा, आदित्य के द्वारा, प्रियंका यादव के द्वारा, ओमी सिंह के द्वारा, काफी अच्छा आंसर आ रहा है, काफी अच्छा। हाँ, अनीता के द्वारा भी अच्छा आंसर आ गया है, सलोनी के द्वारा अच्छा आंसर आ रहा है, काफी अच्छा आंसर है आप लोगों का। चलिए, काफी लोगों का है, नाम लेना कठिन है इस समय, लेकिन चलिए आगे चलते हैं क्लास में। आप लोग बेटा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप स्वपोषी होते हैं, सही है। सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं, गलत है। आप पादप स्वपोषी होते हैं, लेकिन सभी जीव जंतु परपोषी नहीं होते। परपोषी मतलब क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरे, ऐसे जीव जो दूसरे पे निर्भर हो। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें। तो ऐसे में सभी पादप स्वपोषी होते हैं, सही। सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं, गलत। कुछ जीव जंतु, अधिकांश, हम अगर यही होता ना कि सभी ना लगा दे, सभी लगा दिए, जहाँ पे कभी आल लग जाए, ओनली लग जाए, यहाँ पे आप रुक के, यूपीएससी का क्वेश्चन है, रुक के थोड़ा सा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करिएगा। वहां पे आपसे जो क्वेश्चन में गलती कराया जा रहा होगा, भाषा के माध्यम से गलती कराया जा रहा होगा। डिस्कशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपका ज्ञान, मतलब ज्ञान ही चेक करना या ज्ञान पढ़ाना। यहाँ पे डिस्कशन करने का मतलब ये है कि ना आते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, किस क्वेश्चन पे हमें देखना होगा, रुकना होगा, एनालिसिस करना होगा, ये सब भी सिखाया जा रहा है आप लोगों को। चलिए, तो सभी जीव
जंतु परपोषी होते हैं, गलत हो गया। जीव जंतु परपोषी होते हैं, अधिकांशतः जीव जंतु परपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीव कैसे होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा बात करें आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, इसके अलावा ई क्लोरोटिका, ये सब क्या है, स्वपोषी है, परपोषी नहीं, लेकिन जीव है, इसलिए कथन गलत हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, गलत है। तो गलत हमने दो पे काटा, ऐसे काट दिया करिए ताकि फिर दिमाग ना लगाना पड़े, समय बचे। इसका मानेंगे बी। परजीवी का उदाहरण है पैरासाइट का क्या एग्जाम्पल बेटा, पैरासाइट ऐसे जीव होते हैं जो जीवित जीवों पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे जू, जो, ए बी और दोनों, ठीक का उदाहरण, ठीक इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर निरंतर जल में कमी आ रही है, पृथ्वी पर निरंतर जल में कमी। देखिए भाषा पे पकड़ रखना पड़ेगा बेटा, भाषा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग क्या लग रहा है, क्लास पूरे क्लास में सभी लोग जो बैठे हैं 60-70 लोग बैठे हुए क्लास में, आप लोग बताइए कि इसमें पृथ्वी पर निरंतर जल में कमी आ रही है, ये स्टेटमेंट सही गलत है, गलत है, वेरी गुड। अच्छा आंसर आ रहा पूरे क्लास की तरफ से, नगेन जी बोल रहे हैं कि गलत है। इसका कारण क्या बेटा, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा सेम है, मात्रा में कमी नहीं आ रही है, कमी नहीं आ रही, क्योंकि बस जल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। और हमारे और खाली हाँ इसमें कमी आ रही है पीने योग्य जल में, जो ऐसा जल जो पीने योग्य है उसमें निरंतर कमी देखी जा रही है। नहीं तो जो संपूर्ण जल की बात किया जाए वो उतना ही है जितना पहले था, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जा रहा है। बादल बन जा रहा है, बादल फिर वर्षा करा रहा है, कहीं ग्लेशियर बन जा रहा है, ग्लेशियर पिघल के समुद्र में जा रहा है, फिर वर्षा हो रही है, हवाएं चल रही है, वहां जा रही है हिमालय की तरफ या ऊंचाइयों पे जा रही है, फिर वहां बर्फबारी हो रहा है, बर्फ के रूप में पानी कन्वर्ट हो रहा है, पानी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, जल चक्र के रूप में जा रहा है, लेकिन पानी की मात्रा सेम है। पृथ्वी पर पानी में कमी, किसमें कमी आ रहा है, अगर यही स्टेटमेंट होता पीने योग्य जल में कमी आ रही तो आप कहते हैं हाँ पीने योग्य जल दूसरे रूप में ज्यादा कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जल सेम है। तो ये जो है गलत हो गया। पृथ्वी में कैसे काट दिया जाता है एग्जाम सॉल्व करते समय, वहां पे काटा करिए ताकि पता चले। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से इसकी मात्रा बढ़ी है। हाँ वेरी, अगर प्रथम औद्योगिक क्रांति की बात की जाए, क्रांति क्या होती है बात किया जाता है, तो आप लोगों को पता है क्रांति क्या होती है। जब कोई भी घटना, क्रांति किसी भी क्षेत्र में आ सकती है, एजुकेशन के क्षेत्र में हो सकती है, अगर आप कहें एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकती है, इंडस्ट्री के फील्ड में हो सकती है, किसी भी फील्ड में क्रांति हो सकती है। क्रांति का मतलब होता है ऐसी घटना जो अप्रत्याशित हो और उसका प्रभाव व्यापक हो, ऐसी घटना जिसकी आशा ना की गई हो और उसका प्रभाव व्यापक हो तो उसे बोलते हैं क्रांति। जैसे हरित क्रांति चली थी, हरित क्रांति क्लास बताइए आप लोग कब से चली थी, 1960, वेरी गुड, वेरी अच्छा आंसर आ रहा, बताइए 1966 से लेके 1966 से लेके 1967, वेरी गुड। ऐसे ही ये तो हरित क्रांति क्षेत्र में आया था। तो यहाँ पर प्रथम औद्योगिक क्रांति क्या था, जब पूरे विश्व में उद्योग तेजी से लगना शुरू हुए, लोगों ने आशा नहीं किया था उसका, और उसका व्यापक स्तर में प्रभाव दिखाई पड़ने लगा, मशीनीकरण बहुत तेजी से बढ़ने लगी, इसे बोला गया प्रथम औद्योगिक क्रांति। प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत देखा जाता है इंग्लैंड से होती है। प्रथम औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी से शुरू होती है। इसका मतलब उद्योग पूरे विश्व में तेजी से लगना शुरू हो गया। यही औद्योगिक प्रथम औद्योगिक क्रांति ही इंग्लैंड को मजबूर कर रही थी कि आप उपनिवेश बनाओ ताकि कच्चा माल, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्री लग रही थी बहुत तेजी पे, इंडस्ट्री तेजी से लग रही थी तो उनको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उस कच्चा माल के लिए उन्हें ऐसे भूभाग चाहिए जो बहुत बड़े हों, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जा रही हो। इसीलिए आप देख रहे होंगे, अगर दक्षिण एशिया की तरफ ज्यादातर वो ब्रिटेन अपना उपनिवेश बना रहा था, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी थी कि जहाँ पे डिफरेंट प्रकार के विभिन्न प्रकार की फसलें मिल रही थी जो कच्चे माल के रूप में उद्योग में प्रयोग किए जाते थे। ठीक, तो आप बताएंगे जब प्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उससे पहले, अगर ये भी क्वेश्चन पता कभी बन सकता है, प्रथम औद्योगिक क्रांति से पहले बात करेंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.028% थी।
और इस समय जो है, इस समय जो बढ़ के आ गई है, तो आप देखेंगे 0.04% के आसपास। इस समय औद्योगिक क्रांति, ये अब इस समय वर्तमान समय की, जब प्रथम औद्योगिक क्रांति 1760 के से पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.028% थी। अब कितना हो गया बेटा? 0.04%। लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इसकी इतनी मात्रा चाहिए जिससे वायुमंडल सही भी रहे, क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, पृथ्वी ठंडी पड़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो भी दिक्कत, ज्यादा हो गई तो गर्म हो जाएगी। तो मेंटेन कौन सी आदर्श दशाएं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा? तो आप लोग जानिए 0.03% जो होती है, एक आइडियल कंडीशन है। इतना वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रहे हमारे लिए अच्छी है। तो देखिए आगे चलते हैं कि क्या करा, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से मात्रा में वृद्धि हुई। वेरी गुड। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आदर्श मात्रा 0.03% है, ये भी सही है। तो क्या पूछा? सत्य नहीं है। यहाँ ध्यान देना, फिर ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन में यही सब गलती कर लेंगे आप लोग। सत्य नहीं है, सत्य नहीं मतलब असत्य है, गलत है। अब देखो यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, गलत यहाँ पे देखें, एक कटा ना, एक कहा, केवल एक, ऐसे सॉल्व करना। मतलब मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ, नॉलेज ही नहीं एक्सेप्ट करना, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए जिसको एक सब यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ये तो मान लीजिए यूपीएससी टेस्ट सीरीज है, कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व करिए उसकी भाषा पे बहुत संयमित होकर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, वनडे एग्जाम की तरह नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यूपीएससी का आप देने जा रहे हैं एग्जाम, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा दिया गया, तो आराम से पढ़िए। वनडे एग्जाम तो में 100 क्वेश्चन 60 मिनट, 1 घंटा, यहाँ 2 घंटा का यूपीएससी में दिया गया है, तो आप 100 क्वेश्चन है तो एनालिसिस कर करके पढ़िए, वो अपेक्षा करते हैं, ऐसे कट करते जाइए ताकि आसानी से आप समझ पाए। ऐसा नहीं कि एक बार सही चूज किया, फिर बाद में फिर क्वेश्चन बड़े होते हैं क्वेश्चन, बाद में जब फिर वहां पे आ रहे हैं तो आपको पता चला कि इसका आंसर क्या होगा, फिर से खोजेंगे आंसर, समझ आएगा। स्मार्टनेस भी होना चाहिए, इसीलिए कट कर दिया। आप मुझे खोजना होगा, मैं देखूंगा तो असत्य नहीं है, असत्य नहीं, असत्य गलत है, गलत है, इस एक को देख के वहां चले जाएंगे, 2-3 पर सोचेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पीसीएस है, पीसीएस में 150 क्वेश्चन है, 200 घंटा, तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अस्थायी माइंड से पढ़ के सॉल्व करिए। चलिए, मृदा और जल घटक हैं, पर्यावरण के कौन से घटक है? मृदा और जल, जैविक या अजैविक? तो आप लोग सभी लोग इसका बता देंगे, अजैविक घटक हैं। तो कौन से अजैविक घटक उसमें से मार दीजिएगा। आगे, वायुमंडल में कौन सी गैस भूकंप के दौरान बढ़ जाती है? आप जानते हैं रेडान गैस, क्योंकि यह रेडान गैस कहाँ होती है? धरातल के नीचे होती है, मिट्टी में दबी हुई होती है, इसीलिए इसकी मात्रा भूकंप आने पे बढ़ने लगती है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वायुमंडल में, यही तो देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस में, अब देखिए यहाँ पे तो नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन गैस एक ठंडी गैस, ये पता होना चाहिए। एक ठंडी गैस होने के कारण ही नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जो वायुयान होते हैं, वायुयान के टायर में इस गैस को प्रयोग करते हैं हीलियम के साथ। कभी क्वेश्चन पूछ ले, वायुयान के टायर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन। किसके साथ? हीलियम के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है बेटा? नाइट्रोजन क्या करती है, एक ठंडा गैस होती है, जब रनवे पे वायुयान नीचे उतरता है तो उसके पहिए में जो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल लगता है, उसके कारण जो टायर गर्म होते हैं तो उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन क्या है? एक बर्निंग गैस है। ऑक्सीजन गैस कैसी है? एक ज्वलनशील गैस है, इसके माध्यम से कहीं पे आग लगाई जा सकती है। बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के आग लगी नहीं सकती है। चलिए आगे, वायुमंडल में गैसों का संगठन बढ़ते क्रम में सही है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, वेरी गुड, दूसरा ऑक्सीजन होता है, तीसरा आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। पहला ऑप्शन ही सही होगा। देखिए, चलिए, निम्नलिखित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन का अपघटन के दौरान कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बता रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं है, कोई जीवाश्म है, कोई जीव जंतु है, अगर उसका अपघटन हो रहा है वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। देखिए, अगर ऑक्सीजन होता और कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई जीव है, क्योंकि किसी भी जीव जंतु वनस्पतियों में कार्बन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता। अगर वो कार्बन है, और कार्बन जैसे मैं ही अपने आप को मान लूं, मैं जब मर जाऊं, मेरे अवशेष ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम डिकम्पोज होंगे तो हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, क्योंकि कार्बन हमारे शरीर में, ऑक्सीजन बाहर से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल सकती है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होगा
जहां ऐसे जगह में रखा गया हूं जहां पे ऑक्सीजन नहीं और मैं डिकम्पोज हूं उच्च दाब पे, ठीक, प्रेशर पे, तापमान पे डिकम्पोज होंगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं और हमारे शरीर में हाइड्रोजन भी होंगे तो ये क्या बनने लगेगा CH4 मीथेन। कभी भी मीथेन का निर्माण तभी होगा जब वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। बेटा समझ में आ रहा सभी लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया कि जो मीथेन होती है वहीं पे निर्माण होगा किसी जीव जंतु के अपघटित होने पे जहां पे ऑक्सीजन का अभाव होगा। वेरी गुड, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। बताइए, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, कथन बताइए तो। ज्यादा लोग बोल रहे हैं। बेटा देखिए आप लोग समझिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर वायुमंडल की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा है SSC के लेवल पे क्वेश्चन होता तो इस पहला स्टेटमेंट सही हो जाता। आपको हमने पढ़ाया था, अगर देखिए यहाँ पे, अगर इरेजर, आप इरेजर का प्रयोग किया जाए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, आप लोगों को अस्थायी मान से देखिए जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं आपके ग्रोथ के लिए, एग्जाम में आपको फंसाए जाए, आपके अच्छे क्वेश्चन आए, अच्छे आपके नंबर आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखें। आप किया गया है, अगर यहाँ पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई पे, इसके बीच को क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसके बाद 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तो बीच वाले एरिया को समताप मंडल बोलते हैं। इसके बाद 80 किलोमीटर ऊंचाई जाएंगे, इसके बीच को एरिया को मध्य मंडल बोलते हैं, वायुमंडल लेयर। इसके बाद जो है 80 से लेकर 640 ले जाएंगे, आयन मंडल होगा। इसके बाद इससे ऊपर वायुमंडल। वेरी गुड, अच्छा बात है, यहाँ तक सबको समझ में आया। आप लोग जानते हैं पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल में जाने पे, किस मंडल में जाने पे बेटा? क्षोभ मंडल में जाने पर, क्षोभ मंडल में जाने पे तापमान में कमी आती है। कितना कमी आती है? 165 मीटर की ऊंचाई चलेंगे, 165 मीटर चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी हो जाएगी। और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 1 किलोमीटर चल जाए तो 1 किलोमीटर क्षोभ मंडल में जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। तो आप क्षोभ मंडल में जाते हैं, तापमान में कमी आती है। इसका कारण है, इसका कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के पार्टिकल, जलवाष्प, गैस, क्योंकि यहाँ पे मात्रा ज्यादा होती है, ऊपर जाने पर उसकी मात्रा कम होती है, इससे उनसे सन से आने वाली रेडिएशन उनसे कम टकराती है ऊपर जाने पे, इसलिए वहां के वायुमंडल को कम गर्म करती है। इसके बाद समताप मंडल में यहाँ जब जाएंगे तापमान कम हुआ, क्षोभ, अब जैसे समताप मंडल में जाएंगे तो यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। इसके कारण तापमान में पुनः ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को अवशोषित कर लेती हैं। उसमें से UVA, UVB, UVC 3 प्रकार की यूवी रेज पाई जाती हैं। उसमें से सबसे ज्यादा अवशोषित करती है UVC को, UVC को जो सबसे हानिकारक होती है, अवशोषित करती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए समताप मंडल में तापमान फिर से बढ़ने लगता है। यहाँ माइनस में पहुंच गया तो -56, फिर आते थे 0 पहुंच जाता है, फिर यहाँ ऊपर जाएंगे फिर कम होने लगेगा। जब मध्य मंडल में जाएंगे तो एकदम कम हो जाएगा, फिर आयन मंडल में जाएंगे बढ़ना शुरू हो जाएगा तापमान, और आयन मंडल से वायुमंडल चल जाएगा, तापमान लगातार जो होगी। इसका कारण आगे सूर्य के पास पहुंचना मंडल का, लेयर का। तो आपने देखा वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में जा रहे तापमान में कमी, समताप में जा रहे फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि वायुमंडल में सभी लेयर आएंगे ना। शब्दावली में ध्यान दिया करिए, शब्दावली के साथ खेलिए, जिसका क्वेश्चन गलत हो खाली शब्दावली, नॉलेज का अभाव नहीं है। क्षोभ मंडल में गए तापमान में कमी, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि, मध्य मंडल में सबसे कमी, आयन मंडल में वृद्धि वृद्धि वृद्धि। आप कह रहे हैं कि वायुमंडल में ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, ये तो कहाँ गलत हो गया, नहीं हो गया? हाँ यही कहता, वायुमंडल में क्षोभ मंडल में बोल देता, तब तो क्या हो जाता है, सही हो जाता। सबको समझ में आ गया? क्लियर? वेरी गुड। आप सभी लोग बता रहे हैं, सलोनी बोल रही है, इसके अलावा नगेन बोल रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि सही ऑप्शन है। चलिए देखिए, आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि ये गलत हो गया आप लोगों के हिसाब से। चलिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, पहला वाला गलत, ऐसे काट दिया करिए।
फिर वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है। अरे वायुमंडल में ऊंचाई पे जाएंगे तो वायु का घनत्व तो कम होगा, तो वायुमंडलीय दाब कैसे बढ़ेगा? वायुमंडलीय दाब वायु के ऊपर द्वारा लगाया गया घनत्व होता है। सॉरी, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और जब ऊपर जाने पे वायुमंडल में उपस्थित गैसों के घनत्व में कमी आ रही है, उसके दाब में भी कमी आएगी, तो ऊपर जाने पे ताप में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए, वायुमंडलीय दाब कम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर घनत्व में कमी आती है। वेरी गुड, वायु के घनत्व में कमी आती है क्योंकि पृथ्वी की सतह ग्रेविटी फोर्स के कारण भारी और बहुत सारी मात्रा में उपस्थित गैसों को अपने पास में बांध लेती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी फोर्स कम काम करेगा, इसलिए ऊपर जाने पे जो गैसों का मात्रा कमी आती है, क्योंकि वहां पे वही गैस रह पाती जो बहुत हल्की गैस होती है, आयन फॉर्म में रहती है, इसलिए ऊपर जाने पे गैस की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। ठीक, घनत्व में क्या आएगी बेटा? कमी। तो इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। सही नहीं मतलब जैसे फिर यहाँ पे लिखना, जैसे जैसे मैं कहा था जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय किया जाता है, मैं एक एक स्टेप फ्लो इसलिए बता रहा हूँ, आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सही नहीं है मतलब असत्य है, असत्य मतलब गलत है। गलत कौन? एक और दो, केवल एक और दो कहाँ पे है? पहला ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। वायुमंडल में किस मंडल में वायुयान के लिए आदर्श दशाएं होती है? वायुयान के लिए आदर्श दशाएं किस मंडल में होती है? समताप मंडल। वेरी गुड, समताप मंडल आंसर दिए, नगेंद्र आंसर दे रहे हैं, बहुत सही है। इसके अलावा काफी लोग आंसर दिए हैं इसका, आदित्य भी दे दिए हैं, सत्यम भी दे दिए हैं, हाँ वेरी गुड, सुमन यादव भी दे दिए हैं, सभी लोगों ने आंसर दिया, काफी अच्छा लगा। किस मंडल में सबसे कम तापमान होता है? सबसे कम तापमान आप लोग बताइए बेटा? मध्य मंडल होता है। किस मंडल में? मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है। ये भी आप लोग सही मारे हैं, सभी लोगों को देख लिया गया है। ठीक, पृथ्वी के सबसे पास वाली वायुमंडल की परत है, आप लोग जानते हैं क्षोभ मंडल। वेरी गुड। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन। ओजोन कहाँ पाया जाएगा? समताप मंडल में पढ़ाए थे। प्रकृत गैस का प्रमुख घटक है, नेचुरल गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। 95% कौन पाया जाता है? मीथेन, CH4। ये सब सबको पता है। प्राकृतिक गैस किससे किससे बनती है? जीव जंतु और वनस्पतियों के अपघटन से। कहाँ पे? पृथ्वी के नीचे जीव जंतु और वनस्पति जो है उनके जो जीव अवशेष हैं उनके अपघटन के फलस्वरूप जब अपघटित होते हैं तो उससे जो है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम भी बनता है, साथ साथ में गैस भी बनता है, उसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में लगभग 95% तक मीथेन होती है। इसके अलावा और भी अन्य सारी गैसें पाई जाती हैं। आगे चलिए। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? एलपीजी का मुख्य घटक अगर पूछा है तो होना चाहिए ब्यूटेन, C4 या C10। इस ऑप्शन में कहीं है? नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन, C3H8, ये भी नहीं ऑप्शन में है। इसके अलावा थोड़े बहुत अमाउंट में और सब गैस होती है, लेकिन मुख्य घटक पूछा था। आप इसमें से एक चूज कभी करना हो तो ब्यूटेन को करिएगा, और उसमें से ए और बी दोनों आए, मतलब मीथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया तो दोनों को चूज कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस आप पढ़े थे, नेचुरल गैस सीएनजी पढ़े थे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन था, तो उसे कंप्रेस कर दिया, उसे दबा दिए, तो उसका भी कोई भी चीज है उसमें बहुत सारे, जैसे एक क्लास में 50 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, तो उसमें मुख्य कंपोनेंट क्लास का कौन हो जाएगा? जिसकी संख्या ज्यादा होगी, लड़कियां। अब उन्हीं लड़कियों को जब दबा के एक लड़कियों को एक पास करके बैठा दिया गया, तो भी मुख्य घटक कौन रहेगा? वही रहेगा, लड़कियां ही संख्या ज्यादा रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन। जब नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन है तो सीएनजी का भी क्या होगा? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, क्योंकि कार्बन का अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कौन घटक है? मीथेन, ये सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आदर्श तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, ये रख लीजिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। पृथ्वी पर पेयजल सबसे अधिक किस रूप में स्थित है? हिमनद के रूप में। वेरी गुड।
निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक टेनेसी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण है, नदी को कहा जाता है, ये भी सही है। भारत के दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ये भी देखिए, यहाँ भी बहुत ज्यादा कोयला खदान है और वहाँ पे उसका जो है खदान में क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, इसलिए प्रदूषण है, इसलिए जैविक मरुस्थल बोला गया। जैविक मरुस्थल मतलब जैविक मतलब जीव जंतु, मरुस्थल मतलब जहाँ मर चुके हैं, जहाँ हो ही ना, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल बोलते हैं दामोदर। क्योंकि यहाँ पे आसपास आप देखेंगे बहुत सारे कोयले की खदान है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनसे निकलने वाले पोल्यूशन, आयरन इंडस्ट्री है, इससे निकलने वाले पोल्यूशन के कारण क्या होता है, वेरी गुड, के कारण जो जीव प्रदूषण लेवल हाई हो जाता है, इसके कारण जीव जंतु उसमें मर जाते हैं, इसलिए जैविक मरुस्थल बोलते हैं, ये भी सही है। तो तीसरा क्या है, भारत को दामोदर नदी परियोजना, भारत की लिखा है, भारत की दामोदर नदी परियोजना टेनेसी घाटी नदी परियोजना की अनुकृति है, वेरी गुड। विश्व की सर्वाधिक अवसाद परिवहन करने वाली नदी येलो नदी है, वेरी गुड। विश्व के दूसरे नंबर पर अवसाद परिवहन करने वाली गंगा नदी, ये भी सही है। एक दो, पश्चिम बंगाल का स्रोत दामोदर नदी तथा बिहार का स्रोत कोसी नदी को कहते हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या था, देखते हैं आगे। अच्छा, उपरोक्त में से कौन सा से सही है, इसमें से सभी सही है बेटा। आगे चलते हैं, कौन सा असत्य है, आप बताए। ये सब जितने भी हैं, नाभिकीय रिएक्टर है, जैसा लिखा गया नाभिकीय कार्यक्रम, देखो मुझे 3 माइल आइलैंड जो यूएसए में था, ये पहला दुर्घटना हुआ था न्यूक्लियर का, और 17, अभी देखिए इसका डेट भी याद है, 1979 में, डेट याद है। चेर्नोबिल यूक्रेन में है, यहाँ पे भी परमाणु रिएक्टर में क्या हुआ था, रिसाव हुआ था 1986 में, ये भी सही है। फुकुशिया जापान में है, 2011 घटना घटी थी, ये भी सही है। भोपाल कांड, ये देखिए भोपाल कांड नाभिकीय कार्यक्रम था, इस हिसाब से भी पकड़ लिए होते आप लोग। भोपाल कांड में कहा नाभिकीय रिएक्टर की बात है, नाभिकीय रिएक्टर डाला है कार्यक्रम। तो भोपाल कांड क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसका प्रयोग कीटनाशक में करते हैं, जिसका प्रयोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में करते हैं। तो इसमें क्या यही गलत हो गया, पहली बात नाभिकीय कार्यक्रम है ही नहीं, ठीक। और ये 1983 में घटित हुआ, तो 1984 में होना चाहिए, 1984। असत्य पूछा था, गलत कौन, खेती की सबसे पुरातन प्रणाली कहलाती है झूम कृषि, तो झूम कृषि जो जनजातियां उनके द्वारा किया जाता है, ठीक, झूम कृषि, इसलिए सबसे पुरातन कृषि बोला जाता है। स्थानांतरण कृषि, इसी झूम कृषि को भी बोलते हैं स्थानांतरण कृषि, क्योंकि आज यहाँ पे पर्वतों पे, कल वहाँ की झाड़ियों में, जब वहाँ का मिट्टा में उपजाऊपन कम हो जाता है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये झूम कृषि ऐसे करते हैं कि जो जनजातियां हैं वो एक जगह पे अपना क्या किए, जंगल वंगल को, जहाँ पे जंगल है उस जंगल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे, उसे साफ करने के लिए उसे जला देंगे, आग लगा देंगे। आग लगाने से जो छोटी मोटी झाड़ियां जल जाती हैं, बड़े बड़े फिर वृक्ष बढ़ते हैं, फिर उनको काटते हैं, जिससे बड़े वृक्षों को काटने में उन्हें आसानी होती है, इसलिए कहते हैं। इसे किसी को बोलते हैं आग लगाओ, तो उसके बाद आग लगाना और काटना कृषि, ठीक। इसके बाद ये जो पहाड़ी इलाकों में होता है, इसमें जो मुख्य इनके झूम खेती का कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनका मुख्य फसल क्या होता है, धान होता है बेटा, ठीक। और वहाँ जला देने से क्या होता है, उपजाऊपन बढ़ जाता है, क्योंकि राख बनती है, राख में पोटाश की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए उपजाऊपन हो जाता है। इसलिए कुछ दिन यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, जब इस लैंड की उपजाऊपन खत्म हो जाएगी तो इसे छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ ऐसे प्रक्रिया को अपनाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ के पहले सबसे पहले आग लगाएंगे झाड़ियों को जलाने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पे आग लगाने के बाद पेड़ों को काटेंगे, फिर वहाँ पे कृषि करेंगे, फिर जब वहाँ खत्म हो जाएगा फिर वापस दूसरे जगह पे, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, इसलिए बोलते हैं स्थानांतरण कृषि भी। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम कौन सा असत्य गलत है, कृषि स्थानांतरण कृषि कृषि देश, ठीक। देखिए रे वियतनाम में, वेरी गुड, रे नाम है उसका, स्थानांतरण कृषि को रे नाम से बुलाया जाता है वियतनाम में। पोमिल मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, चेना श्रीलंका में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है बेटा, श्रीलंका। भारत में झूम कृषि के नाम जानती, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ वेरी गुड, स्थानांतरण कृषि के भारत के राज्यों में स्थानिक नाम असत्य, गलत कौन सा है, इसमें गलत ये था। अब नीचे वाले में झूम, उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के, वेरी गुड। बेबर और दहियार मध्य प्रदेश में ही बोला जाता है, इसका नाम बेबर और दहियार, ये भी सही है। कामन भी, कामन अलग है, कामन बोला था, कामन, विंगा और धावी, ये उड़ीसा में सही है।
पोडू, पोडू जो है ना ये आंध्र प्रदेश में इसका नाम है, धूमकेतु का। धूमकेतु को आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, और केरल में बोलते हैं, केरल में अगर देखा जाए इसको पूनम बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सतत विकास से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं में कटौती किए बिना भविष्य के भावी पीढ़ी को आवश्यकता को ध्यान में रख के सही है। सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों समुचित उपयोग की बात की जाती है, ये भी सही है। सतत विकास शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रंटलैंड 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, वेरी गुड, द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सतत विकास सामाजिक, पर्यावरण तथा आर्थिक सभी पहलुओं को शामिल करता है, ये भी सही है। तो प्रश्न में कौन से सही हैं? तो सभी सही है। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 21वीं शताब्दी के आने से पहले जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 20वीं शताब्दी में, वहां पे 21 एजेंडा 21 एक रिपोर्ट थी सतत विकास से संबंधित 300 पृष्ठों की। अब पूरे विश्व के सभी देशों ने रियो डी जेनेरियो में जब सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, तो वहां पे एजेंडा 21 अपनाया गया था, जो 300 पृष्ठों की सतत विकास से संबंधित एक रिपोर्ट थी। ठीक है, तो लिखा क्या? सतत विकास से संबंधित रिपोर्ट, वेरी गुड। ये सब गलत है। इसके अलावा रियो 10 का आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, वेरी गुड। किस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया? रियो 20 में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन, अच्छा इसका कुछ पार्ट में से छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कर लेते हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी को 2000 से 2015 तक 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, सही है। इन लक्ष्यों में मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भी शामिल था, यह भी सही है। तो एक और दोनों सही। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी से संबंधित कथन सत्य, सही नहीं है, सही नहीं है, असत्य। यहाँ पे ऐसे काट क्लिक किया करिए, असत्य है या गलत है। अब देखें, सतत विकास असत्य पूछा है। सतत विकास लक्ष्य को 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था, वेरी गुड। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य और 179 प्रयोजन, इससे शब्दावली में ध्यान रखना, नहीं 169 प्रयोजन ये होना चाहिए था, तो अपना शामिल किया चाहिए, गलत हो गया। इसकी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, ये सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? गलत। क्या पूछा था? कौन सा असत्य है? असत्य कौन सा मिल गया? तो ऑप्शन बी पे गोलियां देना, इसी पे गोला भर देना बेटा, यही सही होगा ऑप्शन में। और ऐसे गलत है, गलत पूछा था। गोल, गोल मतलब एसडीजी गोल, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। एसडीजी गोल 17 है ना, यहाँ पे दिया होगा 17 लक्ष्य, ये याद होना चाहिए। इस समय चल रहा है, एक बार याद कराओ तो। पहला क्या है? गरीबी। पहला क्या गोल? गरीबी। दूसरे, पहले सबको गरीबी मिटाना चाहेंगे, फिर दूसरे स्तर पर क्या करना चाहिए? 2 टाइम अगर खाना दे दिया जाए भूखमरी मट जाएगी, तो गोल नंबर 2 भूखमरी। और तीसरा गोल क्या है? तीसरे गोल क्या करना? अगर 3 टाइम खाना मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य। गोल नंबर 4 शिक्षा, मेरी 4 बजे तक पढ़ाई की जाएगी तो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, ऐसे जोड़ लेना है, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गोल नंबर 5 पहनावा से संबंधित है। पहनावा क्या होता है? समान लाना, मतलब असमानता को कम करना, लैंगिक असमानता को कम करना। 6 छलकता है क्या? जल, तो गोल नंबर 6 गुणवत्तापूर्ण जल। गोल नंबर 7 सस्ती चाहिए क्या? ऊर्जा। 7 नंबर गोल ऊर्जा संबंधित है, ऐसे सब याद। 8 गोल नंबर 8 8 घंटे क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, 8 रोजगार से संबंधित है। 8 गोल नंबर 8 एक उत्कृष्ट रोजगार प्रोवाइड कराने की बात करता है। गोल नंबर 9 9 से 9 4 10 फिर आ गया 10 10 से 10 10 से देश, देशों के बीच में जो असमानता है उनको समाप्त करना। 11 एक और एक ही से रखेंगे तो टिकाऊ बस्तियों का निर्माण होगा। टिकाऊ बस्तियों की बारे में बात करता। 12 1 2 12 एक की जगह 2 रुपये खर्च हो रहा है, तो खपत बढ़ गई, आप 1 की जगह 2 अस्थायी खपत। गोल नंबर 12 अस्थायी खपत। 13
तेरे में परिवर्तन, लोग कहते हैं ना तेरे में परिवर्तन, जब मिलो तो लोग यही कहते हैं भाई तेरे में परिवर्तन हो गया। तेरे में जब परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो रहा है? जलवायु में। बोल नंबर 13 जलवायु परिवर्तन। 14 क्या है? 14 बोलिए। 14 में है जो महासागर है, महासागर संख्या 5, तो यहां समझ लेंगे महासागर संख्या 5, तो ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे। पाकिस्तान के पास किसकी कमी है? स्थल तो है कुछ, उसके पास जलीय सीमा बहुत कम है पाकिस्तान के पास। और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाती है, ऐसे भी याद कर लेंगे उसको, तो उससे लिंकअप करके याद करने बता रहा हूँ। तो उनको क्या चाहिए? जलीय पारितंत्र का अभाव है, तो जलीय पारितंत्र का अभाव, तो आप कह सकते हैं कि जलीय पारितंत्र को बढ़ावा देना। बोल नंबर 15, 15 अगस्त भारत में आ गया। भारत के पास तटीय सीमा खूब है, जलीय सीमा बहुत ज्यादा है, किसको चाहिए? स्थलीय पारितंत्र को बढ़ावा देना। बोल नंबर 15। 16 लीजिए, सोने से क्या मिलती है? शांति, वैश्विक शांति की बात करता है। 17 एक साथ, एक साथ, एक साथ को साथ कर दो, एक साथ 17। बोल नंबर 17 वैश्विक भागीदारी, पूरे विश्व को एक साथ लेके आगे बढ़ना, जो हमारे मोदी जी की संकल्पना है कि एक साथ लेके आगे बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखें। बोल नंबर असत्य है, क्या है? असत्य, गलत कौन सा है? बोल नंबर 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही है, लैंगिक असमानता सही है, नवाचार सही है। 10 बोल नंबर 10 देशों के बीच में असमानता को कम करने की बात की गई थी। गरीब अमीर जो देश है उनको सपोर्ट करके असमानता को कम करना, टेक्नोलॉजी की असमानता, शिक्षा की असमानता, सामाजिक असमानता, ये सब खत्म करना। लेकिन जलवायु कार्रवाई किससे? 13 से, तो असत्य पूछा था तो। सतत विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, उपयोग सभी है। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये विषय है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित असत्य है, गलत कौन सा है? अच्छा, इस सतत विकास रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया था, ये सही है। इसमें 8वां संस्करण, ये भी सही है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला, ये भी सही है। भारत का स्थान 113, गलत 112। ठीक, तो असत्य पूछा तो यही मानेगा। कौन असत्य है? अच्छा, ये यूनेप का मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, सही है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इनके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए बेटा, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। अच्छा, वेटलैंड इंटरनेशनल, ये गलत हो जाएगा। रामसर ईरान में यहाँ सम्मेलन हुआ था, आज भूमि से संबंधित पहला सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय जो यहाँ पे समझौता हुआ था, यही रामसर में हुआ था। लेकिन यहाँ गलती क्या है? इसका मुख्यालय जो बनाया गया, हेडक्वार्टर जो बनाया गया है, वो नीदरलैंड में है, ईडन में। ठीक, तो नीदरलैंड होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे नीदरलैंड होना चाहिए। इसके बाद आओ, कौन असत्य है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नागपुर में सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा, वेरी गुड, ये भी सही है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, ये भी सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय लखनऊ नहीं, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा यहाँ पे 5, आप लोग बताइए, इसके 5 जो है क्षेत्रीय मुख्यालय है। आप लोग इसका बाद नाम था चेन्नई, वेरी गुड, गुवाहाटी हो गया, भोपाल हो गया, पुणे हो गया, इसके बाद कोलकाता, ये याद कर लेना, 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। इसके बाद कौन असत्य नहीं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही, इसे अम्ब्रेला अधिनियम भी बोलते हैं, अम्ब्रेला एक्ट वो बोलते हैं, जिसे हिंदी में छतरी विधान भी बोलते हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी सही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2007 के दिन क्या होगा? 2006 होगा। 2000 क्या होगा? 6 होगा। ये से कौन सा असत्य है? जल प्रदूषण अधिनियम 1974 सही, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 सही, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, जल उपकर अधिनियम गलत है, 1972 नहीं 1977। तो असत्य पूछा था, सत्य इसका ये आप लोग आगे चलिए। कौन असत्य है? अधिनियम, इसमें देखिए
सिंपल सी बात है। जैसे जैव विविधता नियम ये भी सही है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 ये भी सही है, वन अधिकार अधिनियम 2006 ये भी सही है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2009 नहीं 2010। वेरी गुड। डेट क्या होगी इसका? 18 अक्टूबर। वेरी गुड, आप लोगों को बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कौन असत्य है? दिनांक दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस याद कर लेना, 21 मार्च को विश्व वन दिवस ये भी सही है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस ये भी सही है, 8 मई को विश्व तंबाकू दिवस गलत, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस। विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं कब? 31 मई, याद कर लेना। कौन असत्य है? 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, वेरी गुड। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस ये भी सही है, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, 29 जुलाई विश्व मौसम विज्ञान दिवस गलत, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, विश्व बाघ है दिवस। और विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। कौन असत्य है? दिनांक दिवस 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, 3 मार्च वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस ये भी सही है, 8 अप्रैल विश्व विरासत दिवस ये भी सही है, 22 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस गलत, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वेरी गुड। पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया 1869 ईस्वी में किया था, ये भी सही, ए और बी दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था, ये भी सही। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय एवं अजैविक समुदाय के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, ये भी सही। कौन सा सत्य है? ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर और कारणों पर विचार कीजिए। ओस उसकी छोटी बूंद भी पारितंत्र का उदाहरण, ये भी सही है। पारितंत्र आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है, ये भी सही। स्पष्टीकरण भी कर रहा, दोनों सही है। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? ऑप्शन सी है, दोनों कथन कारण दोनों सही, कारण कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? ये अच्छा क्वेश्चन। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया, धान का खेत बनाया जाता है, नगर बनाया जाता है और बाजार। तो बी डी ए होना चाहिए। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित कथन और कारणों पर विचार किए। पारितंत्र खुला तंत्र, वेरी गुड। इसमें पदार्थ एवं ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन सतत रूप से होता है, ये भी सही। कथन और कारण दोनों सही, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, कौन असत्य है? गलत कौन सा है? लैटिक पाइथन। लैटिक पाइथन तो ऐसे पाइथन होते हैं जहाँ पे लैंटिक पाइथन में जानते हैं जल स्थिर होता है, पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तालाब और झील, लैंटिक मतलब जिसका जल, ऐसा जलीय पाइथन जिसका जल जो लिमिटेड मतलब लिमिटेड ना रहे, बहे ना, स्थिर जल तालाब का होता है, झील का होता है। तो लैंटिक। लोटिक मतलब लौटना, लौट रहा है, जो जल बहे, तो नदी और नहर सही है। सर्वाधिक बृहद पाइथन जलमंडल है, सर्वाधिक अस्थायी पाइथन गलत, स्थल मंडल नहीं जल मंडल, क्योंकि जल मंडल में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम है, इसलिए वहां पे जो पाइथन है वो क्या है बेटा बताइए? वो पाइथन अस्थायी है। और असत्य पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी कर्मता किसी भी विशिष्ट प्रजाति को उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका एवं स्थिति दर्शाता है, ये सही है, इंपॉर्टेंट है। नीश जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी कर्मता वर्ष 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सा से कथन सही है? दोनों सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, वेरी गुड, क्योंकि उच्च पोषण स्तर से निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक होता है। पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण हो पाता है, सही है। लिंडमान का नियम है। पारितंत्र एकरूपतावाद का नियम लागू होता है, ये भी सही है। ए और असत्य पूछा है, गलत कौन सा है? इनमें से कोई नहीं गलत है।
ध्यान रखिए, विश्वति पाचतंत्र सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला पाचतंत्र है। वेरी गुड। महेश्वरी पाचतंत्र सबसे कम उत्पादकता वाला पाचतंत्र है। ये भी सही। कौन सा सत्य है? दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्या बनता है? आपको ही देखा जाए, अणु, अणु से क्या बनती है? कोशिका, कोशिका से क्या बनता है? पढ़ाया क्या आपने क्लास में? कोशिका से कोई ऊतक बनेगा। जब कई ऊतक मिल जाएंगे, मतलब कई अणु मिलेंगे तो कोशिका बनेगा, कई कोशिका मिलेंगे कोई ऊतक बनेगा, कई ऊतक आपस में मिल जाए टिश्यू, तो कोई अंग बनेगा। और कई अंग जब मिल जाएंगे तो एक कोई एकाकी जीव बनेगा। और जब कोई एक जीव, कई सारे जीवों का समूह जो होता है उसे जनसंख्या कहते हैं। जब जनसंख्या में कई सारी जनसंख्याएं, मतलब एक ही प्रकार के जीवों की जो समूह होता है उसे जनसंख्या कहते हैं। जैसे मनुष्यों की जनसंख्या, ऐसे पशुओं की अलग जनसंख्या होगी, ठीक, पौधों की अलग जनसंख्या होगी। और इनका जब कई सारी जनसंख्याएं एक साथ मिल जाती है उससे बनता है समुदाय। जब समुदाय से बनता है पायतंत्र, समुदाय में अजैविक घटक मिल जाए, क्या मिल जाएगा? पायतंत्र। और इसके बाद अजैविक घटक के बाद इसमें जब बात करेंगे यही तो हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा क्या होता है? जैवमंडल। तो ऑप्शन देखो होना चाहिए इसमें, यहाँ से शुरू ना कर रहा है, और उससे नहीं, कोशिका से नहीं, ऊतक से नहीं, अंग से नहीं, यहाँ जनसंख्या सीधे शुरू कर रहा है। तो जनसंख्या के बाद समुदाय होना चाहिए। जनसंख्या के बाद समुदाय कैसे में आ रहा है? बस एक सी दिमाग में से निकल जाओगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, ये इंग्लिश शब्द है, शब्द का प्रयोग किया था? अर्नेस्ट नेस ने किया था। डी ऑप्शन। डीप इकोलॉजी क्या होती है? ऐसी इकोलॉजी ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें मानव के नैतिक मूल्यों को जो बढ़ावा दे, कहे कि मानव को अपने नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखे समाज का विकास करना चाहिए। नैतिक मूल्यों को बल देती है। अच्छा, क्वेश्चन है, दो विभिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति, संक्रांति मतलब संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। उड़ा दिए आप लोगों ने, उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। इकोटोन। प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल शैवालों के साथ शोभकारिता में रहता है, ये वेरी गुड, इसमें दोनों लोगों को फायदा हो ऐसा संबंध है। प्रवाल के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच आदर्श तापमान है, ये सही है। प्रवालों के लिए औसतन सागरीय लवणता 27 से 30% होनी चाहिए। ये परसेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखा होता है, इसे बोलते हैं परसेंट, ना बोल के इसे 27 से 30 पार्ट्स पर मिलियन। प्रवाल भित्ति को महासागरीय वर्षा वन के संज्ञा दी जाती है क्योंकि जैविकता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही। प्रवालों पर विचार कीजिए। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, वेरी गुड, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, वेरी गुड। 9 से पूर्वी तट पे पहले बताइए, गर्म जलधारा चलती है, ठंडी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा चलती है, ठीक, वेरी गुड। 9 डिग्री से 22 डिग्री के दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में अवस्थित है, जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है, लगभग में है, तो ये मान लिया सही है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, निकोबार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और रोज प्रवाल वृत्ति नहीं यहाँ पर, तटीय प्रवाल वृत्ति। अंडमान निकोबार में, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में जो भारत में प्रवाल वृत्ति पाई जाती है वो तटीय प्रवाल वृत्ति है। ये तो गलत हो गया। लक्षद्वीप समूह में भी एताल प्रवाल वृत्तियां पाई जाती है। लक्षद्वीप समूह में एताल सही है, तो इसमें गलत पूछा क्या? असत्य, सही नहीं, असत्य है, केवल 2। प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति सही। कीस्टोन प्रजाति ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसकी मात्रा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो तो पायतंत्र में प्रभाव दिखा देंगी, ठीक। कीस्टोन प्रजाति एक ही पायतंत्र में कई कीस्टोन प्रजाति हो सकती है। कीस्टोन प्रजाति के अल्पता और बहुलता दोनों का प्रभाव पड़ता है, वेरी गुड। और आप क्या करेंगे? कथन और कारण दोनों से स्पष्टीकरण कर रहा है। रामसर सम्मेलन 1971 में आर्द्रभूमि हुआ था। अगले क्वेश्चन 65 का ये, रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में हुआ था, इसका संबंध आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र नहीं लिखा, आर्द्र भूमियों से था के संरक्षण से। यह समझौता 1972 से लागू हुआ। गलत हो गया, देखो कितना क्वेश्चन बनाने वाले ने कहा मिस्टेक किया है, मतलब कैसे आपको उलझा रहा। 1975 में हुआ था समझौता, हो रहा है सम्मेलन, हो रहा 1971 में रामसर में। ईरान का ही कैस्पियन सागर से सटा हुआ शहर है, कैस्पियन झील से सटा हुआ, ठीक। तो यहाँ गलती हो गई,
कि 1971 में हुआ था, 2 फरवरी 1971 को, ये सही था, लेकिन गलती कहाँ हो गई? वेरी गुड, 1972 में नहीं लागू हुआ, 1975 में, ये तो गलत, ऐसे काटती जाएगी फिर दिक्कत आएगी। भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षर करता 1982 में बना, वेरी गुड, सही है। वर्तमान में इसमें 170 देश शामिल हैं, गलत है, वर्तमान में 169 है, ये भी गलत हो गया। आर्द्र भूमियों में भारत के 76 साइट सम्मिलित है। अरे अभी 5 बढ़ गए फरवरी महीने में 2024 में ही, अब कितना हो गई? 75 पहले थी प्लस 5 80, याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी गलत है, तो क्या पूछा है, कौन सही है? केवल 2, वेरी गुड, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है, आगे चले, अच्छी बात है। आप सभी लोगों को ऑनलाइन जो लोग जुड़े हैं उनको भी समझ में आ रहा है, ऑफलाइन में तो सभी लोग समझ में आ रहा है बेटा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2024 को मनाया गया, जिसकी थीम आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है, ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2024 पीछे से पूछ सकता है आप लोगों को। 2 फरवरी 2024 को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, कितना अच्छी थीम दिया गया है। विश्व आपदा भूमि दिवस 2023 में इसकी थीम विश्व भूमि आपदा दिवस, आपदा नहीं, आर्द्र भूमि दिवस है, यहाँ आपदा गलत लिख दिया है, आर्द्र भूमि होगा। ये देखिए, टाइपिंग करने वाले बहुत मिस्टेक किए हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान रखें। यह है आर्द्र भूमि बहाली, इसकी थीम होती है पृथ्वी, इसकी थीम 2023 में थी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी कि आर्द्र भूमि की बहाली। तो ये इसका दोनों सही है, ये और बी दोनों सही होना चाहिए, गलती से कर दिए हैं। ठीक है, आगे चलिए। मॉन्ट्रेक्स नहीं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ऐसी जो जो रामसर साइट में जाती है उन्हीं में से कोई निकाल के डाला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की सम्मिलित वर्तमान में आर्द्र भूमि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर झील दोनों, चिल्का झील भी थी, वो बाहर निकल गई है। निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में से कौन आधार में आर्द्र भूमि? रामसर साइट में सम्मिलित है चिल्का झील, सुंदरवन, रेणुका, सीताकुंड, चारों। पारतंत्रों की घाटी उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? उत्पादकता बढ़ते क्रम में दिखाना है तो अच्छा, महासागर गलत, मैंग्रोव, हाँ मैंग्रोव हो सकता है, मैंग्रोव महासागर, मैंग्रोव घास स्थल, झील, महासागर, सी ऑप्शन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, बर्बाद करता है? वनों को काटेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो ऑप्शन सीधे मिल गया पहला ही। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, नाइट्रोजन पौधे सीधे N2 के फॉर्म में नहीं लेता है, नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। ठीक, तो कौन नाइट्रेट के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करते हैं? राइजोबियम, ये सही है। इसके क्लोरोबियम, ये भी सही है। एजेटोबैक्टर, ये सब जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, ये भी सही है, उपयुक्त सभी से। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, सही है, हरे पेड़ पौधे की बात कर रहा है। उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर से उत्पादन से, वेरी गुड, दोनों सही है। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादन हरे पेड़ पौधे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला, घास को गेहूं खाएगा, नहीं, गलत हो गया। घास को बकरी खा जाएगा, बकरी, आदमी बकरा खा जाएगा, बकरी खा जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। और कोई नहीं, बकरा को थोड़ा खाएगा, घास को मछली खा सकती है, मछली को बकरी नहीं खाएगी, इसलिए गलत है, ऑप्शन बी। वायु है यौगिक तत्व मिश्रण है, मिश्रण होता है जब कोई भी एक साथ कई एलिमेंट मिलाए जाए और उनका कोई कंपोजिशन फिक्स ना हो, निश्चित मात्रा ना हो, एक साथ कई लोगों को मिला दिया जाए और कोई अनुपात निश्चित ना रखा जाए, उसे बोलते हैं मिश्रण। जैसे अब वायु है, वायु में भूत का कोई अनुपात है कि 2% ही रहेगा, जलवायु का कोई अनुपात कोई निश्चित नहीं है। अगर यही अनुपात निश्चित हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? यौगिक, कंपाउंड। इसे NaCl,
यौगिक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन एक क्लोरीन। ठीक, क्वेश्चन के पीछे चलना पड़ेगा। जैव भार की का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? जैव भार का मतलब किसी पदार्थ के सुखा देने के बाद उसका जो अवशेष बचेगा उसे वो क्या बोलते हैं? जैव भार बोलते हैं। और जैव भार उसे बोलेंगे तो अब देखिए कह रहा कि किसका उल्टा होने, पिरामिड ऐसे एक सीधा पिरामिड होता है और ये उल्टा पिरामिड होता है। तो आप देखिए वन है, वन के पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक को रखेंगे, हरे पेड़ पौधों को रखेंगे, उन्हें सिखाएंगे, वन में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको सिखा देंगे तो उनका आधार बड़ा हो जाएगा, तो ये सीधा पिरामिड बनेगा। तालाब को देखें, तालाब में बहुत घास फूस होती है और उसको प्राथमिक उपभोक्ता के रूप, उत्पादक के रूप में कहा जाए कि जिसे या उत्पादक कहा जाए तो प्रोड्यूसर जिसे बोला जाए, तो हरी घास है, इनको जब सुखाएंगे तालाब में घास है उसको सुखा दिया गया तो उसका सूखने के बाद और कम वेट हो जाएगा। इसके लिए अब मछली उछली सुखाएंगे तो उसके सापेक्ष में भारी होंगी, तो ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो क्या होता है, स्थान भार बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे कम रहेगा, ऊपर जाते तो बढ़ेगा। तो उल्टा पिरामिड बन रहा है किसका? तालाब का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना है, सौर को अवशोषण करना ये भी है, वायु प्रदूषण ये नहीं है। पेड़ पौधा वायु प्रदूषण थोड़ा फैलाते हैं, उसे कम करते हैं। ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सही। तो ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, आप लोगों ने पढ़ा, ऊर्जा ऊपर जाने पे, उच्च पोषण स्तर की तरफ जाने पे कम होती है कि सही? कम होती है ऊपर जाने पे, तो ऊपर जाने पे कम होता है, आधार कम चाहिए, तो देखिए सही है, नीचे ज्यादा रहेगा ऊपर जाने तो कम हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे ज्यादा ऊर्जा, उसके बाद उसको जो खाएंगे उससे कम, 10% जाएगी, उससे कम, इससे तो सीधा पिरामिड। वेरी गुड, सदैव सीधा पिरामिड, यही तो एक है ऊर्जा पिरामिड ही सदैव कैसा बनता है? सीधा, दिमाग में बैठा दें। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है चार्ल्स एल्टन, इसीलिए पारिस्थितिकी पिरामिड को बोला जाता है एल्टोनियन पिरामिड। सी। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीवाणु कहलाता है? अपघटक डिकम्पोजर कौन से होते हैं? विषाणु डिकम्पोजर नहीं होता, कवक और जीवाणु होते हैं, तो ऑप्शन कहलाता है। तो 2 और 3 होना चाहिए ऑप्शन में, 2 और 3 है बी ऑप्शन। वायरस डिकम्पोज नहीं कर पाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? आप लोग सभी लोग जानते हैं, नाइट्रेट आयन के रूप में। वेरी गुड, ऑप्शन बी, एक रख लेना, याद कर लेना। जैव आवर्धन क्या है? पोषण स्तरों में वृद्धि के साथ प्रदूषणों की मात्रा में वृद्धि होना। जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ेगा, जैसे हमने हरे पेड़ पौधों खाएं तो उसमें कुछ प्रदूषण है, कैसे? अनिम्नीकृत, जो डिकम्पोज ना हो, जैसे DDT, ठीक, प्लास्टिक, लेड, ये सब अनिम्नीकृत, नॉन डिग्रेडेबल प्रदूषण है, पोल्यूशन है। इसको अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर जाएगा, और इसके अलावा इनसे आगे निरंतर जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। यही है बताना चाह रहा है। अवसादी चक्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है फास्फोरस चक्र, ये भी सही है, सल्फर चक्र, कैल्शियम चक्र, तीनों डी उपयुक्त सही। भूमध्य सागरीय बायोम की कौन सी विशेषता असत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय बायोम में शीत ऋतु के समय वर्षा होती है, ये सही है। ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून कैसा होता है? शुष्क हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। भूमध्य सागरीय बायोम में रसेदार और सुगंधित पुष्प बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, सही है। इन वनों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में 30 से 45 डिग्री मध्य अक्षांशों के बीच में हुआ है, दोनों गोलार्धों में, ये भी सही है। इस जलवायु के अंतर्गत पश्चिमी इजराइल, सीरिया नहीं आते, अरे आते हैं भाई, क्या पूछा? असत्य पूछा था, तो ऑप्शन डी। इसके अलावा आप लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के भी तटों पे पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडागास्कर के पास, भूमध्य सागर के पास। इसके अलावा बात करेंगे कैलिफोर्निया का नाम सुने होंगे, वहां पे भी पाया जाता है अमेरिका में। कौन असत्य है? घास के मैदान देश स्टेपीज यूरेशिया में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी कहा उत्तरी अमेरिका में, पंपास भारत वाले, पंपास कहा भारत में पाई जाती है, ये तो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है महाद्वीप में। अर्जेंटीना, उरुग्वे,
डाउन, डाउन कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। वेरी गुड, ये सही है। तो ऑप्शन ऐसे तो पूछा था तो सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? विषुवतीय वनों में। और सबके यहाँ गर्मी अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, सबसे अधिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंग्लिश शब्द है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में वन्य जीव वैज्ञानिक, देखो जैविक विविधता शब्द का वैज्ञानिक रेमंड एफ दासमैन की पुस्तक ए डिफरेंट काइंड में प्रयोग किया गया था। सही है। जैविक विविधता रेमंड एफ दासमैन, लेकिन जैव विविधता का हट गया। देखो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1985 में। बाद में किए कौन? वाल्टर। तो ध्यान रखिएगा, जब जैविक विविधता पूछेगा रेमंड एफ दासमैन मारिएगा। किस शब्द का प्रयोग किए थे? जैव विविधता का वाल्टर। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। सही पूछा, दोनों सही। जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैविक विविधता में किसको किसको देखा जाता है? किसी स्थान पे पेड़ पौधों को भी काउंट किया जाता है, जीव जंतु दोनों को। जैव विविधता का जनक, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए तीन शब्द आए हैं, जैविक विविधता, जैविक विविधता रेमंड एफ दासमैन ने, जैव विविधता वाल्टर ने किया था शब्द को संबोधित। लेकिन जैव विविधता का जनक कौन बन गया है? आप देखिए वाल्टर यहाँ पे एडवर्ड ओ विल्सन ने, एडवर्ड ओ विल्सन हो जाएंगे, एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है। रेमंड एफ दास ने क्या दिया? जैविक विविधता। क्या दिया? जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया। वाल्टर जैव विविधता। एडवर्ड ओ विल्सन को, इन्होंने विविधता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, रिसर्च किया, इसलिए क्या जैव विविधता का जनक कहा जाता है। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? ऑप्शन में होना चाहिए 8.1%। देखते हैं 8.1%, पहला ऑप्शन देखिए सही होगा। जैविक विविधता के काम होने का मुख्य कारण है, जैविक विविधता के काम होने कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण। सबसे पहले किसी का आवास बर्बाद कर दो और प्रदूषण तो बाद में फैलेगा, आवास बर्बाद हो जाएगा। सबसे मुख्य कारण क्या हो जाएगा? आवासीय प्रदूषण। सबसे बड़ा नुकसान होगा, सबसे नुकसान होगा जैव विविधता को। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? आवासीय विनाश। किसी व्यक्ति का बर्बाद करना, उसका आवास ही खत्म कर दो। आवास रहेगा तभी उसको रोग पकड़ेगा, तभी उसके घर में आकर कोई उसे संक्रमित करेगा, उसका सामान लेना चाहेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कि मतलब उसको बर्बाद करना चाहेगा। जब आवास नहीं काम खत्म, इसमें हमेशा दिमाग में बैठा लेना, आवासीय विनाश। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भोजन। और इससे क्या क्या फायदा है? भोजन, ये भी औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। सबसे तो इम्पोर्टेंट में चारों, वैसे सबके लिए महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सबसे एक चूज करना, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण से मृदा अपरदन की रोकथाम, वेरी गुड। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, शस्य परागण, ये उपरोक्त में कौन उत्तर चुनिए, सब सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर ऊंचाई भी जाने पर उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती, तापमान अधिक होता। सही। पर्वतीय प्रवणता में उच्च उच्चांशों की तुलना में निम्न उच्चांशों में जैव विविधता में सामान्य अधिक होता है। सही है, ये भी ऑप्शन क्या है? ये और भी दोनों से। भारत में हॉट स्पॉट के संबंध में विचार कीजिए। हॉट स्पॉट, नॉर्मन मेयर्स शब्द ने इसका प्रयोग किया था। हॉट स्पॉट शब्द का इंडो बर्मा क्षेत्र भी है, हिमालय क्षेत्र भी, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंदरलैंड, चारों सही। सही पूछा सभी लोग। कीट भक्षी पौधे ऐसे के कीट खाते हैं। कीट को क्यों खाते हैं? पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। इसमें नाइट्रोजन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी यही कीट भक्षी पौधा है? सैंड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप, यही सही है। ठीक, इसके बाद जब सही मिल गया काम खत्म करना, आगे बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य रूपेण संरक्षण XC2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उदाहरण। XC2 मतलब जहाँ पे समस्या है उसको वहां से उठा के दूसरे जगह, उसके मेन आवास से हटा के दूसरे जगह पे रख के उसका संरक्षण किया जाए। तो चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो तो ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रीय उद्यान में समस्या थी तो नेशनल पार्क हो तो वहीं उसका निदान किया था, तो वह इन सीटू होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी इन सीटू, वहीं पे उसका कोई समस्या नहीं तो निदान करने की कोशिश किया जाता। पानी का अभाव है, चारे का अभाव, किसी चीज का अभाव, तो वहीं पे निदान करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन अगर किसी को, और जैसे होता है
जंतु उद्यान होता है, उद्यान लिखा होगा, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, ब्लड बैंक, इस सब में क्या होता है, ब्लड आपका यहाँ पे है, खराब कोई समस्या है, इसको कहाँ रखना पड़ेगा, बैंक में, तभी वहाँ पे बच पाएगा ब्लड बैंक में। तो ये सब क्या हो, एक्स होंगे। इसमें क्यों क्या दिया है, देखते हैं, जंतु उद्यान दिया और वनस्पति उद्यान दिया, हाँ एक्स एग्जाम्पल, जंतु उद्यान दिया, एक्स, ये दोनों इन हैं। तो एक और दो, ऑप्शन बी। कौन असत्य है, राष्ट्रीय उद्यान दिया है और उद्यान राज, दाची ग्राम, दाची गामा होगा, राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर सही है, न्यू कार्बेट उत्तर प्रदेश में नहीं भैया, उत्तराखंड में होगा, यही गलत है। पेरियार केरल में, पापीकुंडा आंध्र प्रदेश में। कौन असत्य है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में सही है, दिमाग में बैठा लेना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा उत्तर प्रदेश सही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में नहीं बाबू, बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। आगे चलते हैं, कौन, अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य नहीं रहा, राज्य ठीक, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य का मिलान करना है, असत्य ढूंढना, कौन गलत है। काजीरंगा और मानस असम में, ठीक, नोकरेक मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी सही है, गलत, असत्य, हाँ ये तो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक ये थे, गलत। कौन असत्य है, राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध, प्रसिद्ध किसके लिए है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुजरात में है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ठीक, जंगली गधा के लिए फेमस है, लेकिन ये जो हिम तेंदुआ होगा इसके लिए हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में पाया जाता है, वो फेमस है। तो ऑप्शन ये होना चाहिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इंडियन रॉक पाइथन, ये सही है। कौन सा असत्य, गलत है, राष्ट्रीय उद्यान नदी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी, ये सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र, ये भी सही है। साइलेंट वैली कुंती पूछा, ये भी सही है। कान्हा चंबल नहीं भैया, कौन सी नदी, बंजार नदी है, ठीक। आगे चलते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हुआ कहाँ पे हुआ, भारत के ऊपर गलत, अफ्रीका के ऊपर गलत, अंटार्कटिका के ऊपर, ये सही है। ओजोन जैविक जीवन के लिए अति आवश्यक है, हाँ ठीक है भाई, ओजोन अगर जैविक जीवन के लिए संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो ओजोन परत यूवी रेज़ को क्या करती है, अवशोषित करती है। ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती, दोनों सही, ए और बी दोनों सही, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ऑप्शन ए। ओजोन विघटन कार्य क्षमता का घटता क्रम कौन सा है, अब बताइए, बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या सही होगा। पहला देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये ऑप्शन सही होगा, ये क्रम सही है, घटता क्रम है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित अभिसमय, ये सही, वियना का अभिसमय 1985 सही हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ये भी सही है। किगाली समझौता 2016 में, ये सभी सही, सभी सही। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर एक बाह्यकारी समझौता, बाह्यकारी नहीं बाध्यकारी, सही है। 16 सितंबर 1947 को यूएनएफ के प्रयास से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ, यह भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किया, ये भी सही है, तो सभी सही हो जाएंगे। ओजोन परत में छिद्र हो जाने के का पता सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर किसने किया था, जोसेफ होना चाहिए, जोसेफ फोरमैन, वेरी गुड। हाँ अब देखिए, इसमें आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद मीथेन, इसके बाद ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए आप लोग, सी नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाईएस्ट ग्रीन गैस प्रभाव में योगदान देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, काला कार्बन, भूरा कार्बन, इनमें से कोई नहीं, यार हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है, ऑप्शन इनमें से सभी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी, काला कार्बन, भूरा कार्बन, सभी, ऑप्शन डी। हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस योगदान देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी देती है,
काला कार्बन ये भी करता है, और मीथेन मीथेन भी करती है, सभी लोग आप जान रहे हैं। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ए बी सी तीनों। ये भी क्वेश्चन देखिए गलत टाइप किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य गलत है? क्योटो नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसी से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित बाध्यकारी समझौता सही। यह समझौता 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन यह 16 फरवरी 2005 को से कार्यशील हुआ। ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का भारत सदस्य 26 अगस्त 2002 को बना। तो इसमें क्या पूछा, इनमें से असत्य कोई नहीं, सब सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972, 1973 पहले गलत हुई। असत्य पूछा था क्या, सही नहीं, यही मान पढ़ा दो और सब सही है। हंगुल असत्य पूछा है। हंगुल परियोजना 1970 ठीक है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970। लाल पंडा 1996 सही है। गैंडा परियोजना 1987। दुधवा नेशनल पार्क गैंडा पुनर्वास के लिए चलाया गया है प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? गंगे डाल्फिन संरक्षण ये भी सही है। समुद्री कछुआ परियोजना 1975 ये भी सही है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 ये भी सही है। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 होना चाहिए। इसका ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो या क्योटो भैया क्योटो प्रोटोकॉल गैसों पर लागू होता है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सही है? सभी। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक गलत, प्रतिजैविक ये भी हमें एंथ्रोजेनिक ये सही है। एंथ्रोपोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन छूट गया क्या है? नहीं हो गया, ठीक। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनी मतलब देखिए बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? सीवेज सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है? द्वितीय प्रदूषक नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और सब द्वितीय प्रदूषक है। स्माग, ओजोन, पीएलपी सभी लोगों को पढ़ाया गया है। धुएं में आंख को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। धुओं में इसी के कारण आपकी आंखों में क्या होता है? जलन होती है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषण नहीं है? द्वितीय प्रदूषक है पूछा है। द्वितीय प्रदूषण स्माग पहले मिल गया, यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? वायु प्रदूषण का जैविक सूचक जो बताता है लाइकेन होना चाहिए, लाइकेन है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है इंडोर मतलब ऐसा प्रदूषण जो घर के अंदर फैलता है, सबसे ज्यादा फैलता है। रेडान गैस लिखा कहीं, रेडान गैस, हाँ ऑप्शन डी। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापन में करता है? धुआं। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और निकोटीन भी होता है, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन था कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गलत, कार्बन मोनोऑक्साइड गलत, प्रोपेन गलत, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का घटक है, ये भी है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। खाली एक चूज करना, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ए और बी दोनों ऑप्शन दे रहा, ये डी ऑप्शन। अम्ल वर्षा से निम्नलिखित में से कौन सा क्षतिग्रस्त होते हैं? सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त देश है कनाडा और नॉर्वे दोनों है। ऑप्शन होना चाहिए इसमें, अच्छा नीचे दिया गया इसका ऑप्शन। इसका बन जाएगा 1 और 3 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? कि अच्छा स्मॉग है वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा भी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वही निकलती है उसके कारण। एस्बेस्टस भी है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? सुपोषण भी बोलते हैं इसे। यह एक जलीय प्रदूषण है। जब जल में क्या होता है अत्यधिक मात्रा में, कहा जाए कि अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों नाइट्रोजन के रूप में, पोटाश के रूप में, फास्फोरस के रूप में पहुंच जाते हैं और पेड़ पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे वहां पे। इसे बोलते हैं रेड टाइड भी बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, इसे सुपोषण भी बोलते हैं। ऑप्शन सी।
गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कानपुर से इलाहाबाद, क्योंकि चमड़ा उद्योग का बहुत विकास हो चुका है वहां पे। भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्तुत में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारक या तत्व हो सकते हैं? ज्वार नदमुख से पोषक तत्वों का प्रस्ताव, मानसून, भूमि में जल प्रवाह, समुद्रों में उष्मा, सभी। कौन असत्य है? कौन असत्य है? ध्वनि स्रोत और डेसिबल में, ये क्वेश्चन भी पूछता है। पत्तियों का सरसराहट 20 डेसिबल सही है। कमरे शांत कार्यालय 40 डेसिबल होना चाहिए। फुसफुसाहट 30 डेसिबल। ओहो, बातचीत के समय की ध्वनि 90 डेसिबल बोल रहा है, गलत है ना बेटा? कितना होना चाहिए? ऊपर लट दो, 60 डेसिबल। तो ऑप्शन इसका असत्य पूछा था 5। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ऐसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो वायु में ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं अपनी पत्तियों में। ध्वनि को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, वो क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, ध्वनि प्रदूषण। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? अच्छा, फसल चक्र, फसल में परिवर्तन, इसमें उत्पादन में वृद्धि होती, सही। मृदा की उर्वरता संरक्षित होती, सही। मृदा कटाव कम हो जाता, सही। उपयोग सभी सही। भोपाल में इसमें कार्बाइड से जो गैस रिस गई थी उसका क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट। देखो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? प्रदूषण होने वाली बीमारी, पारा से मीना माता बीमारी, सही है। कैडमियम से इथाइल बीमारी, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्लोराइड आयन से, क्लोराइड में फ्लोराइड होगा, क्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस। इससे फ्लोरोसिस क्या करता है? जो दांत होता है उसको गलाने लगता है। ऑप्शन डी होना चाहिए। निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। समानता उपयुक्त पदार्थों में पाए जाने वाले अवांछित हैं। अच्छा, लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है, ये भी सही है। शीतल पेयजल ब्रोमीन, ये भी। चाइनीज फास्ट फूड में सोडियम ग्लूटामैट, ये सही है। ऑप्शन इसका सभी सही हो जाना चाहिए। 1, 2, 3 सही है। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया? इंसिनरेटर क्या होते हैं? जब कूड़े कचरे को जलाया जाता है, कूड़ा कचरा जलाने के लिए। क्वेश्चन पूछा हुआ पीछे से। पेयजल में सांख्यिकीय प्रदूषक, सांख्यिकीय मतलब वही आर्सेनिक, सर्वाधिक है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था? फरवरी 2009, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ठीक है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास बता चुका हूं, आगे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक यह कथन संबंधित है कि कह रहा कि वनस्पतियों को देख के हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी जलवायु आ गई है। तो ये किसका कथन था? ये देखेंगे आप, ऑप्शन के हिसाब से कोपेन का था। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? आप देखेंगे संचालित होना चाहिए। तो देखिए, भारती और मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री भी देखे है अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में, लेकिन ये क्या हो चुका है? बर्फ से ढक चुका है। एक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900। कौन असत्य पूछा है? दक्षिणी गंगोत्री भी अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। लेकिन ये बर्फ से ढक चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन सबसे पहला कभी पूछेगा अंटार्कटिका में सबसे पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो आप बताएं दक्षिणी गंगोत्री 1983 से 84। तो सही है। मैत्री 1988 से 1989। भारती 2012, ये भी सही है। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में शुरू किया गया था, ये गलत है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? झांसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ओजोन, सही है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। क्लोरेमीन, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना किया? बताइए आप लोग, ऑप्शन क्या है सही बेटा?
ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन 84। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त हुआ। आप लोग लगातार पीसीएस की पेपर की अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए। समय पे शिव राध्या आईएएस एकेडमी आप लोगों के साथ निरंतर लगी हुई है और बेहतर रिजल्ट भी आ रहे हैं, आने की और प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है आप लोगों जैसे विद्यार्थियों को जोड़ने की वजह से। कल फिर आप लोगों का टेस्ट है, क्वालिटी का टेस्ट है, और टेस्ट का डिसीजन करने के लिए आपके विशेषज्ञ जो पॉलिटी के हैं रोहित तिवारी सर, वो आप लोगों के बीच में आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा अभी एक पेज बचा हुआ था, नहीं हो गया आप लोगों का? हो गया बेटा, हो गया है, ठीक। अच्छा चलिए, धन्यवाद आप लोगों से।